बहुत बढ़ेगी क्योंकि इंटरेस्ट रेट का जो इम्पैक्ट है वो अक्रॉस द बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लगेगा, जहाँ पे कर्जा कंपनीज में काफ़ी ज़्यादा है, लिवरेज ज़्यादा है। बट डेफिनेटली बैंकों के लिए, फाइनेंशियल्स के लिए, एनबीएफसीज के लिए शॉर्ट टर्म में थोड़ी-सी दिक्कत हो सकती है और इसका परिणाम ये हो सकता है कि बैंक निफ्टी थोड़ा-सा कमज़ोर रहे। लेकिन आने वाले फ्यू मंथ्स या क्वार्टर्स में इंटरेस्ट रेट हाइक इनके लिए काफ़ी पॉजिटिवली प्ले आउट होगा। सबसे बड़ी बात मुझे लग रहा है कि करेंसी की जो हेडविंड है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। डॉलर इंडेक्स लगातार नया हाई मार रहा है और इसका इम्पैक्ट रुपया पे हो रहा है। तो ये भी एक फैक्टर है जो एफआईआईएस के सेलिंग के ऊपर पॉजिटिवली प्ले आउट हो रहा है। तो जब तक एफआई की लिक्विडिटी नेगेटिव साइड पे है, मार्केट्स को चढ़ने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच पे ही मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए क्योंकि नतीजों का सीजन है और जहां पे भी नतीजे अच्छे आएंगे वहां पे थोड़ा सा अपसाइड के लिए जगह बैठेगी। तो मेरे ख्याल से आई थिंक मार्केट में ऐसा कोई पैनिक सेल ऑफ नहीं आएगा, बट ऊपरी लेवल पे डेफिनेटली थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस और थोड़ी बहुत सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल। और अब हफ्ते भर का नजरिया किसी को रखना हो अगर अविनाश जी, तो पोजिशनल व्यू कहां पर रखने की सलाह देंगे? देखिए टेक्निकली जो शेयर एटलीस्ट 8 से 10 दिन के लिए अच्छा लग रहा है वो अशोक लेलैंड है। डोमेस्टिक सीवी साइकिल अभी भी काफी स्ट्रांग है और हालांकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने वाले हैं, इसका इम्पैक्ट हमको नहीं लग रहा है इमीडिएटली कमर्शियल व्हीकल के डिमांड पे आएगा क्योंकि ओवरऑल डिमांड अच्छी है। तो यहाँ पे करंट प्राइस 123.5 है। तो यहाँ पे अगर कोई खरीदता है 8 से 10 दिनों के लिए तो हमको लग रहा है कि 135 138 का एक टारगेट प्राइस पॉसिबल है। यहाँ पे 115 का स्टॉप लॉस रखिए और इसमें कोई डाउट नहीं कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे कमर्शियल व्हीकल के सेल्स अच्छे होते हैं तो इसमें मीडियम टर्म आउटलुक भी पॉजिटिव रहेगा। लेकिन 8 से 10 दिन के लिए 130 135 का एक रेंज लेके आप इसमें डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के लिए पोजिशनल व्यू लेके काम कर सकते हैं। 8 से 10 दिन के नजरिए के लिए अशोक लेलैंड में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं अविनाश गोरक्षकर। अब कुछ स्टॉक्स पर चर्चा करते हैं और ये वो स्टॉक है जिनके नतीजे भी आए हैं। और पहला स्टॉक है अविनाश जी, एसी बनाने वाली कंपनी ब्लू स्टार। कंपनी का मुनाफा हमने देखा 68 करोड़ से बढ़कर 76 करोड़ रुपए हो गया और बिक्री भी बढ़ी है, 1612 करोड़ से बढ़कर ये 2248 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। अब ब्लू स्टार में खास तौर पर निवेशकों की स्ट्रैटेजी क्या रहे? देखिए मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली नंबर्स तो इन लाइन आ गए हैं, लेकिन मार्केट को शायद थोड़ा सा और प्रॉफिट का अनुमान था क्योंकि इस बार जो समर था वो मेरे ख्याल से काफी जोर से समर सीजन शुरू हो चुका है। मेरे ख्याल से आने वाला जो क्वार्टर रहेगा अप्रैल टू जून स्वाति वो और भी बढ़िया रहेगा और शायद अभी थोड़ा सा मुनाफा वसूली आपने देखा है, बट इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। हमको लग रहा है कि आने वाला साल दैट इज FY23 में नंबर्स काफी स्ट्रांग आएंगे। फर्स्ट तो अच्छा समर है और दूसरी वॉल्यूम ग्रोथ इंडस्ट्री की बहुत तगड़ी है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टरों को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से भी अच्छी खासी अपसाइड मिलेगी। थोड़ा बहुत मार्केट खराब होने के कारण आज स्टॉक में थोड़ा मुनाफा वसूली आपने देखा। ब्लू स्टार में बने रहने की सलाह अविनाश गोरक्षकर की। टीवीएस मोटर, इसके भी नतीजे बाजार बंद होने के बाद ही आए हैं। मुनाफा घटा है, 290 करोड़ से घटकर 275 करोड़ हो गया है। हालांकि बिक्री में हमने देखा हल्की बढ़ोतरी जरूर दर्ज की गई है, 5322 करोड़ से बढ़कर ये 5530 करोड़ रुपए हो गई है। अब टीवीएस मोटर पर क्या खास स्ट्रैटेजी, होल्ड करें या कुछ और? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए टीवीएस मोटर में जो बड़ा ट्रिगर है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, इन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में की है। होपफुली आने वाले साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो कंट्रीब्यूशन है वो काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा और यहाँ से मार्जिन थोड़े बहुत इंप्रूव होने की अपेक्षा रहेगी। मेरे ख्याल से होपफुली आने वाला साल इनके लिए अच्छा रहना चाहिए। अगर मानसून अच्छा होता है तो रूरल डिमांड भी पिकअप होगी, बट दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा डिमांड आने के लिए। मेरे ख्याल से होल्ड करिए, फ्रेश खरीदारी मेरे ख्याल से अगर स्टॉक में अगर कोई अच्छी करेक्शन होती है तो ही खरीदने के मौके बनेंगे। नहीं, मुझे लग रहा है देखिए कंजम्पशन के फील्ड में जो ऑयल मार्केट है यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लेयर मैरिको है और सबसे बड़ी बात इन्होंने कोपरा प्राइसेस को, यानी उनका मेन जो रॉ मटेरियल है वो काफी हद तक कंट्रोल किया है। हमको लग रहा है कि आने वाला साल में होपफुली वॉल्यूम ग्रोथ भी ठीक ठाक रहेगा क्योंकि कंजम्पशन बढ़ रहा है और मेरे हिसाब से नए प्रोडक्ट्स भी ये लॉन्च करने वाले, तो इसका बेनिफिट भी कंपनी को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड करे। हालांकि नंबर्स इतने तोड़फोड़ नहीं थे लेकिन फिर भी मार्जिन प्रोटेक्ट किए हैं और क्लियरली इन्फ्लेशनरी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल के बावजूद मार्जिन प्रेशर मेंटेन करना एक अच्छी बात है। तो यहाँ पे होल्ड करे। मेरे ख्याल से फ्रेश खरीदारी निचले लेवल पे ही करना है। देखिए स्टेनलेस स्टील में बहुत कम कंपनियां इंडिया में ऑपरेट करती है और स्टेनलेस स्टील एक प्रीमियम प्रोडक्ट है। हमारा मानना है कि यहाँ पे निवेश जिनका भी है वो होल्ड करे। मेटल सेक्टर अभी भी काफी स्ट्रांग है और स्पेशली अगर स्टेनलेस स्टील की बात करें
तो यहाँ पे मार्जिन्स कंपनी जरूर मेंटेन करेगी। हमको लग रहा है कि जिस प्रकार के नतीजे इस क्वार्टर में आए हैं, होपफुली आने वाले कम से कम 1-2 क्वार्टर्स के लिए तो प्रॉफिटेबिलिटी इंटैक्ट रहनी चाहिए, तो यहाँ पे बने रहे। लेकिन डेफिनेटली स्टॉक निचले लेवल से काफी भाग चुका है, तो थोड़ा सा करेक्शन अगर होता है तो ही निचले लेवल पे फ्रेश बाइंग की जा सकती है। पेपर कंपनीज में हमको लग रहा है कि मुनाफे का जो ट्रेंड है वो और भी तेजी से FY23 में बढ़ेगा। सबसे पहली तो बात, कोई पेपर की कंजम्पशन बढ़ रही है, अभी कोविड होने के बाद स्कूलें भी खुली है तो डेफिनेटली डिमांड भी बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात, ग्लोबली पेपर कंपनीज में सप्लाई प्रेशर है, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लोबली भी पेपर की कंपनीज के भाव बढ़े हैं। तो मेरे ख्याल से आंध्रा पेपर को प्लीज होल्ड करिए। यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार के फोर्थ क्वार्टर नंबर आ गए हैं, बहुत ही बेहतरीन नंबर्स है, और यहाँ से भी एक अच्छी अपसाइड आने की उम्मीद है। तो जिनको थोड़ा बहुत पैसा अभी भी लगाना है, इस प्राइस पे लगाए। मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी एक 15-20% सालाना अगर कोई रखता है तो अच्छी खासी अपसाइड मिल सकती है। देखिए, अगर नजरिया कम से कम 3 से 6 महीना है, तो मुझे लग रहा है कि कैनरा बैंक में पोजीशंस होल्ड करे। मुझे लग रहा है कि देखिए, PSU बैंक्स में बिकवाली जरूर आई है, लेकिन अभी इंटरेस्ट रेट साइकिल शुरू हो गई है, क्रेडिट ग्रोथ भी करीबन डबल डिजिट्स में हुआ है। तो यहाँ पे आपको जो आपकी कॉस्ट प्राइस है प्लस जो मुनाफा है, होपफुली दूसरे तिमाही ऑफ FY23 में मिलना चाहिए। थोड़ा सा पोजीशंस होल्ड करिए और पैनिक में शेयर्स मत बेचिए। यहाँ पे अच्छे नतीजे आएंगे और डेफिनेटली FY23 विल बी बेटर देन FY20। देखिए, फेडरल बैंक भी एक ऐसी बैंक है जो साउथ इंडिया में बहुत प्रोमिनेंट है। कासा रेशो भी काफी अच्छा है, काफी NRI डिपॉजिट्स ये कमांड करती है। फी इनकम भी काफी अच्छी है। मुझे लग रहा है कि देखिए, शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली स्टॉक थोड़ा सा प्रेशर में आया है, बट यहाँ पे अच्छे HNIs, अच्छे इंस्टीट्यूशनल फंड्स ऑलरेडी जमा कर चुके हैं और नंबर्स काफी अच्छे हैं, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी स्ट्रांग है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कम से कम 125-130 का टारगेट आपको नेक्स्ट 3 से 6 महीने में पॉसिबल लगेगा। FY23 में जैसे मैंने कहा कि इंटरेस्ट रेट साइकिल अगर बढ़ती है तो इसका फायदा इवन फेडरल बैंक को भी मिलना चाहिए। साथ ही आज जो लॉन्ग टर्म पिक है वो बेसिकली एक एसेट लाइट बिजनेस है, और जो कंपनी का नाम है उसका वो matrimony.com है। इस कंपनी में आज एक कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट भी हो चुका है कि 12 तारीख को वो अपने नतीजे और बायबैक भी अनाउंस करेंगे। सबसे बड़ी बात, मैट्रिमनी जो बिजनेस में है, मैरिज जो मैच मेकिंग होता है, इसमें इनका करीबन 65% है, और इनका बिजनेस बहुत एसेट लाइट होता है, काफी खर्चा करना नहीं पड़ता है। और जिस प्रकार से अभी हमने 2 साल पहले कोविड देखा था, अभी नॉर्मल सी आ रही है, तो डेफिनेटली मैरिज सीजन काफी अच्छी तरह से इस साल होने की अपेक्षा है। सबसे बड़ी बात, 300 करोड़ की कैश है, अगर बायबैक आता है तो मेरे ख्याल से 800, 825 में आना चाहिए, और नतीजे भी काफी अच्छे आएंगे। करीबन 22-23 रुपए की अर्निंग इस साल आएगी। अगले साल होपफुली हमको लग रहा है कि 28 या 30 रुपए की अर्निंग आएगी। तो यहाँ से एक अच्छा खासा अपसाइड करीबन 1000-1050 का एक टारगेट लेके आपको यहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। बायबैक की प्राइस और एग्रेसिव हो तो शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक अच्छी तरह से चलेगा, अदरवाइज भी 6 to 12 मंथ्स के लिए 1050 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे खरीदा जा सकता है।